नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय राजस्थान। तो प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे आर्ट्स एंड कल्चर, और इसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग। साथियों, दुर्ग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने पिछले क्लास में की थी, और आज की क्लास में हम देखेंगे सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में। साथियों, मैं सारे दुर्ग से रिलेटेड टॉपिक वाइज टॉपिक या जो भी एक या दो दुर्ग एक साथ लेकर आऊँगा, और आज हम देखेंगे सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में। साथियों, जो सोनारगढ़ फोर्ट है, इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे तथ्य मैं आपके लिए डिस्कस करूँगा, और इसको बहुत ही डीपली हम आज डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उससे अपने दोस्तों को भी लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, आज चलते हैं हम और देखते हैं सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में। तो कैसा है हमारा सोनारगढ़ दुर्ग, चलते हैं देखते हैं हम, और इससे जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है वो हम आज अध्ययन करेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। साथियों, सर्वप्रथम हम देखते हैं सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है। जैसलमेर में दुर्ग है। साथियों, अभी इसको जैसलमेर दुर्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको जैसलमेर दुर्ग? क्योंकि इसका निर्माण किया था जैसल भाटी जी। रावल, जो महाराणा जो रावल थे, जैसल भाटी जी, उन्होंने इसका, महाराज जैसल भाटी जी थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और साथियों, इन्होंने निर्माण कब शुरू करवाया था? 12 जुलाई 1155 को इन्होंने नींव रखी थी। परंतु देखिए दोस्तों, ये इसका निर्माण पूर्ण नहीं करवा पाए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका, इस दुर्ग का निर्माण जैसल भाटी जी जो थे ये पूर्ण नहीं करवा पाए थे। और इसका निर्माण किसने पूर्ण करवाया? शालिवाहन द्वितीय ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया। और साथियों, ये कौन था शालिवाहन द्वितीय? ये जैसल भाटी का पुत्र था। और निर्माण कब पूर्ण हुआ? कहते हैं ये 7 साल बाद निर्माण पूर्ण हुआ था, जो हुआ था 1164 ईस्वी में। इतिहास में यही मिलता है कि 7 ईयर्स आफ्टर इसका जो निर्माण था वो कंप्लीट हुआ था। और साथियों, सोनारगढ़ जो दुर्ग है ये कौन सी श्रेणी का है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये श्रेणी है धानवन श्रेणी। साथियों, जो सोनारगढ़ दुर्ग है इसका जो प्रवेश द्वार है उसको क्या कहा जाता है? अक्षय पोल। अक्षय पोल के मार्ग से ही इसमें प्रवेश किया जाता है, इसी वजह से इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये अक्षय पोल है इसका प्रवेश द्वार, ये अपने को ध्यान रखना है। साथियों, जो सोनारगढ़ दुर्ग है इसके बहुत सारे उपनाम हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सोनारगढ़ दुर्ग है इसको राजस्थान का गुलाब भी कहा जाता है, गोहरागढ़ भी कहा जाता है। साथियों, गोहरा पहाड़ी पर स्थित था, इस वजह से इसको गोहरागढ़ कहा जाता है। और रेगिस्तान का गुलाब, ये रेगिस्तान के मध्य में स्थित है, चमकता हुआ बहुत ही सुंदर गढ़ है, इसी वजह से इसको राजस्थान का गुलाब। साथियों, राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। साथियों, राजस्थान का अंडमान क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे कोई द्वीप होता है उसी प्रकार से ये राजस्थान में ये रेत के मध्य स्थित है, पीले रेत के मध्य ये स्थित है, इसी वजह से चमकता हुआ ये दुर्ग है, इसी वजह से राजस्थान का अंडमान इसको कहा जाता है। साथ ही इसको स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। स्वर्णगिरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों, जो सोनारगढ़ है इसका निर्माण पीले पत्थरों से हुआ है। और जो पीले पत्थर हैं ये शाम के टाइम जो सूर्य की जो लालिमा होती है उससे चमकते हैं, और ऐसे चमकते हैं कि ये सोने के समान दिखाई देते हैं, इसी वजह से इसका नाम स्वर्णगिरी पड़ा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। साथ ही इसको जैसाणगढ़ भी कहा जाता है। जैसाणगढ़ क्यों कहा जाता है? जैसाणगढ़ इसको इसलिए कहा जाता है, जो काव्य रचना थी, जो इतिहास में जो काव्य रचना की गई है उसमें इस दुर्ग के लिए जैसाणगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। साथ ही इसको गलियों का किला भी कहा जाता है, त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है, और पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, पश्चिम में स्थित होने की वजह से इसको पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। तो साथियों, ये थे सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलते हैं और आगे सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो भी एग्जाम में आ सकती है वो हम सब डिस्कस करेंगे। साथियों, दुर्ग को हम अध्ययन करने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित गलत ना हो और एग्ज़ाम में आप सफल हो जाए। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है।
तो चलते हैं और आगे देख लेते हैं हम सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में। साथियों, जो सोनारगढ़ दुर्ग है इसकी छत लकड़ी से निर्मित की गई। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि जो सोनारगढ़ की जो छत है इसको लकड़ी से निर्मित किया गया। और साथियों, इतने साल हो गए फिर भी ये छत लकड़ी की छत खराब नहीं हुई। इसका प्रत्येक वर्ष इसकी देख रेख की जाती है और इस पर गौमूत्र का लेपन किया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, गौमूत्र का लेपन करने से इसकी छत को सुरक्षित किया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, इसी वजह से ये आज तक सुरक्षित है। साथियों, जो इसका परकोटा है ये घाघरे नुमा है। ये घाघरे के शेप में बना हुआ है, इसी वजह से इसको घाघरे नुमा इसका परकोटा है। और इसी वजह से इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, घाघरा कोट या कमर कोट भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपने को ध्यान रखना है कि 2009 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं या जो ऐतिहासिक जो स्थल होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके परेड और उनके सम्मान के लिए ये टिकट जारी किया जाता है। जो डाक टिकट जो जारी किया गया था, ये 5 रुपये का डाक टिकट 2009 में जारी किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट तथ्य, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। और साथियों, राजस्थान का जो ये दुर्ग है इस पर एक बंगाल के जो सत्यजीत रे थे उन्होंने एक फिल्म बनाई थी। उस फिल्म का नाम था सोनार किला या सत्यजीत रे फिल्म। काफ़ी महत्वपूर्ण फिल्म थी, काफ़ी बहुत अच्छी फिल्म थी, ये अपने को ध्यान रखना है। और ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो सोनारगढ़ दुर्ग है उस पर सत्यजीत रे ने एक फिल्म का निर्माण किया था। क्या नाम था, सोनार किला या सत्यजीत रे फिल्म। और साथियों, इसके निर्माण में चूना और सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ, ये भी अपने को ध्यान रखना है। जो सोनारगढ़ दुर्ग है इसके निर्माण में जिप्सम का प्रयोग किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है। और साथियों, मैंने पहले भी बताया था कि सर्वाधिक बुर्जों वाला जिला है, इस पर 99 बुर्ज बने हुए हैं। साथियों, जो किला होता है, किले के पर ये बुर्ज ऐसे बनाए जाते हैं, बुर्ज बने रहते हैं, तो वो 99 बुर्ज सर्वाधिक बुर्ज वाला किला है, ये अपने को ध्यान रखना है। और मैंने अभी बताया आपको, सोनारगढ़ जो दुर्ग है वो पीले पत्थरों से निर्मित होता है, इसी वजह से इसको स्वर्णगिरी कहा जाता है। और गढ़सीसर या गढ़सीसर झील इसके पास स्थित है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, देखते हैं और इससे रिलेटेड जो भी इसमें महल, बावड़ियाँ या मंदिर होंगे इनको भी हम डिस्कस करेंगे। सारे महत्वपूर्ण जानकारियाँ में इससे जितने भी रिलेटेड जानकारियाँ होगी सारी मैं आपको आज डिस्कस करूँगा। आगे चलते हैं। साथियों, सोनारगढ़ जो दुर्ग है इसमें जो महल हैं वो महल हम देखेंगे। तो साथियों, इसमें एक बादल महल स्थित है। साथियों, बहुत से दुर्गों में बादल महल बनाए जाते हैं और बादल महल कौन से होते हैं, इनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, जो कि माना जाता है कि बादलों तक, ये पहले ज़माने में कहा जाता है कि बादलों तक छू लेते हैं, ये मतलब आसमान में बहुत अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। तो साथियों, जो इसमें जो बादल महल स्थित है इसको सिलावटों द्वारा बनाया गया, ये अपने को ध्यान रखना है। सिलावटों क्या होते हैं, स्थानीय कलाकार होते हैं। इसका जो निर्माण था वो स्थानीय कलाकारों द्वारा किया जाता है, सिलावटों द्वारा। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है ये कि किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, तो सिलावटों द्वारा निर्माण करवाया गया था। और साथियों, ये जो महल है 5 मंजिला महल है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और बादल महल के पास ताजिया टावर स्थित है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ताजिया टावर जो है बादल महल के पास स्थित है। साथियों, जो सोनारगढ़ दुर्ग में जो बादल महल बना हुआ है ये सबसे ऊंचा बादल महल है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। और भी इसमें महल बने हुए हैं, उनका नाम है सर्वोत्तम महल या इसको शीश महल भी कहा जाता है। और साथियों, गज विलास है एक, और एक है जवाहर विलास, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये 4 महल इसमें बने हुए हैं, और भी छोटे छोटे महल बने हुए, बाकी ये काफ़ी महत्वपूर्ण महल है। बादल महल, सर्वोत्तम महल, गज विलास और जवाहर विलास। ये जवाहर जी ने इसका निर्माण करवाया था, इस वजह से इसका, और गज सिंह जी ने उसका निर्माण करवाया था गजविलास का, इसी वजह से इसको गजविलास कहा जाता है। आगे देखते हैं हम और इसके बारे में मंदिर देख लेते हैं। साथियों, सोनारगढ़ में जो मंदिर है वो एक मंदिर है लक्ष्मीनाथ जी का, लक्ष्मीनाथ जी का या लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी इसको कहा जा सकता है। साथियों, ये जो है ये जैसलमेर शासकों के आराध्य देवता, ये भी अपने को ध्यान रखना है। जो लक्ष्मीनाथ जी है ये जैसलमेर शासकों के आराध्य देवता हैं। और मूर्ति कहाँ से लाई गई है इसकी, मेड़ता से लाई गई है, ये अपने को ध्यान रखना है।
साथियों जो लक्ष्मीनाथ जी थे ये जैसलमेर के जो शासक थे उनके आराध्य देवता है और उसकी मूर्ति मेड़ता से लाई गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेड़ता से मूर्ति लाई गई है। और दरवाजे और खिड़कियाँ चांदी से निर्मित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है ये कि लक्ष्मीनाथ जी का जो मंदिर है उसकी दरवाजे और खिड़कियाँ चांदी से निर्मित है। साथियों और भी मंदिर स्थित है, इसमें आदिनाथ मंदिर स्थित है, ये एक जैन मंदिर है और ये इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर है, ये अपने को ध्यान रखना है। और जो सोनारगढ़ दुर्ग है इसमें एक संतोषी माता का मंदिर भी स्थित है और स्वांगिया माता का मंदिर भी स्थित है। तो ये मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर है, ये अपने को ध्यान रखना है। लक्ष्मीनाथ जी और आदिनाथ जी, संतोषी माता और स्वांगिया माता, ये मंदिर सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट और भी जानकारियाँ। पेयजल स्रोत। साथियों सोनारगढ़ दुर्ग में जो पेयजल स्रोत है उसमें है एक है जेसलू कुआं। जेसलू कुआं इसमें स्थित है जो कि पेयजल के काम में आता था और इसी के माध्यम से यहाँ पर पेयजल की समस्या को दूर किया जाता था। साथियों कहा जाता है कि जो जेसलू कुआं है ये भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित हुआ था। ये भी इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है। जो जेसलू कुआं है इसके बारे में कहा गया है कि ये भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित था। चलते हैं और इसके बारे में जानकारियाँ हम देख लेते हैं। साथियों जो ये सोनारगढ़ दुर्ग है या जैसलमेर का जो दुर्ग है इसमें 2.5 साके हुए थे, ये अपने को ध्यान रखना है, मतलब 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध हुआ था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि साका क्या होता है। साका होता है केसरिया और जौहर एक साथ हो जाए, ये अपने को ध्यान रखना है। अब केसरिया क्या होता है ये भी अपने को ध्यान रखना है। जब प्राचीन समय में शासक युद्ध पे जाते थे तो वो अक्सर केसरिया साफा पहनकर जाते थे और अगर वो वीर गति को प्राप्त हो गए वहाँ पे तो उसको केसरिया कहा जाता था, ये अपने को ध्यान रखना है। अगर ये केसरिया ही हो तो सिर्फ अगर केसरिया हो तो उसको अर्ध शाखा भी कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। साथ ही ये तो होगा केसरिया। अब जौहर क्या होता है, जो रानियाँ होती थी वो जल या अग्नि में आत्मदाह कर लेती थी। जब भी केसरिया हो जाता था तो अपनी सुरक्षा के लिए या अपनी मान सम्मान के लिए, ताकि वो किसी दुश्मन के अधीन ना रहे, उनके गुलाम ना रहे, उसके लिए वो अग्नि में समाहित या जल में समाहित होकर आत्मदाह कर लेती थी, तो उसको जौहर कहा जाता था। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं ये शब्द कभी कभी कि भाई जौहर का मतलब क्या होता है, शाखा का मतलब क्या होता है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और अर्ध शाखा क्या होता है मैंने अभी आपको बताया। अगर सिर्फ केसरिया हो, जौहर ना हो, तो उसको अर्ध शाखा कहा जाता है। और भी कुछ तथ्य हैं जो मैं बता देता हूँ इसी प्रकार से। साथियों एक होता था सती, ये शब्द है सती। तो साथियों सती का क्या होता था। साथियों पति की चिता के साथ अगर कोई महिला या कोई भी रानी वगैरह अगर जिंदा ही या जीवित ही उसके साथ अग्नि में समाहित हो जाए या जल जाए या आत्मदाह कर ले उनके साथ, तो उसको कहा जाता था सती। और प्रथम सती कौन थी राजस्थान की, तो संपल कंवर जो थी ये प्रथम सती थी, ये अपने को ध्यान रखना है। साथ ही एक होता है महासती। महासती अपने पति की निशानी के साथ जल जाती है, उसे महासती। कभी कभी क्या होता है साथियों, अपने पति की जो चिता होती हो उसके वहाँ पर वो मौजूद ना हो या उस समय पर ना पहुँच पाए, तो वो क्या करती थी, अपने पति की निशानी के साथ जल जाती थी, उसको कहा जाता था महासती। और एकमात्र महासती उमा दे या इनको रूठी रानी भी कहा जाता है। एक होता है दोस्तों आसती। आसती क्या होती है, ये होती है कुंवारी सती। कुंवारी जो सती होती है जो उसी को आसती कहा जाता है। एक होता है माँ सती। माँ सती क्या होती है, माँ सती होती है पुत्र की चिता के साथ जलना, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो साथियों ये जो शब्द हैं ये शब्दकोश से कुछ शब्द हैं, तो ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। चलते हैं अब 2.5 साके देखते हैं हम। जैसलमेर दुर्ग के 2.5 साके देख लेते हैं। साथियों प्रथम साका कब हुआ, ये 1312 में हुआ। इसकी प्रमाणिक तिथियाँ कई जगह पर आपको अलग अलग मिलेगी और गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार ये थी 1312। ये इसके हमेशा विवाद है और इसकी स्पष्ट तिथियाँ कहीं भी नहीं मिलेगी, पर ये गोपीनाथ शर्मा जी के अनुसार 1312 ईस्वी में हुआ था।
उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे? रावल मूलराज थे। यहाँ पे आपको कई जगह पर रावल मूलराज द्वितीय भी मिल जाएगा, परंतु साथियों रावल मूलराज प्रथम है, वो अपने को ध्यान रखना है। रावल मूलराज थे। और आक्रमण किसका हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का। जो प्रथम शाखा हुआ था वो हुआ था रावल मूलराज और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला शाखा देखते हैं हम। साथियों जो जैसलमेर दुर्ग है वहाँ का दूसरा शाखा हुआ था 1370-71। साथियों इसकी भी तिथि आपको कहीं भी एक जैसी तिथि नहीं मिलेगी, अलग अलग तिथियां मिलेगी। और ऐसी विवादित तिथियों में कभी क्वेश्चन भी कम ही पूछे जाते हैं, तो ये तिथियां काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे अगर आपको 1370 या 71 के आसपास कुछ मिले तो वो टिक लगा देना, वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, सही होगा। और जैसलमेर के शासक कौन थे उस समय? दूधा भाटी। दूधा भाटी। और आक्रमण किसके द्वारा किया जाता? फिरोज शाह तुगलक। साथियों जो दूसरा शाखा हुआ था जैसलमेर दुर्ग का, उसमें शासक थे दूधा भाटी और आक्रमण हुआ था फिरोज शाह तुगलक। साथियों इसके अलावा एक और शाखा हुआ, परंतु वो अर्ध शाखा हुआ, उसमें जौहर नहीं हो पाया था और उसी को अर्ध शाखा कहा जाता है। ये हुआ था 1550। साथियों इसकी तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी प्रमाणिक भी है, ऐसा कुछ भी इसमें ज़्यादा वो नहीं है, विवाद नहीं है। और केसरिया हुआ था सिर्फ राव करण लूण द्वारा केसरिया किया जाता। और आक्रमण किसका था? कंधार शासक अमीर अली द्वारा आक्रमण किया गया था। ये भी अपने को ध्यान रखना है, अमीर अली द्वारा आक्रमण किया गया था। और साथियों इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं हम और इससे रिलेटेड। साथियों ये जो जैसलमेर का दुर्ग है या सोनारगढ़ है, इस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल जो इतिहासकार हैं, इन्होंने एक बात कही थी, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, शरीर राखे बख्तरबंद, ते पहुँचे पाषाण। साथियों ये दुर्ग का मैंने शुरू में बताया आपको, बहुत ही दुर्गम रास्ता है या कठिन रास्ता है। तो इन्होंने इससे पहुंचने के लिए एक लाइन कही थी कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। कि मतलब घोड़ा तो हो काठ का और पग हो पत्थर के, और शरीर राखे बख्तरबंद, शरीर को बख्तरबंद राखो, तब पहुंचे जैसलमेर। मतलब जैसलमेर दुर्ग पर तभी पहुंचा जाता है। तो साथियों ये जो कथन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसके द्वारा कहा गया? अबुल फजल के द्वारा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो साथियों ऐसा था हमारा सोनारगढ़ या जैसलमेर दुर्ग। साथियों आगे और मैं सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। आगे टॉपिक बाय टॉपिक, हम क्लास बाय क्लास सारे जितने भी दुर्ग हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं। और साथियों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके जितने भी साथी हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलेगा और उनके एग्जाम्स में क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएंगे। साथियों जैसे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे पूरे, तो फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा दुर्ग से रिलेटेड। तो साथियों आज के लिए यही था, अगली क्लास में मिलते हैं। चलने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ मैं एक बार आपको बता दूं कि फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य लेकर आऊँगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पोस्ट करता हूँ। टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपके लिए PDF अपलोड कर दी जाएगी। साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए अगला क्लास लेकर आऊँ, वैसे मैं रेगुलर लेकर आऊँगा। अब कभी बीच में थोड़ा सा गैप हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम रेगुलर ही डिस्कस करेंगे। चलते हैं साथियों, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय राजस्थान।